अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 7 कातिल की चीख मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 1। कातिल की चीख। अंधेरे में एक इंसान सामने आ गया। ये विक्टर था। इमरान ने पिस्तौल जेब में रख ली। विक्टर घसीटते हुए चल रहा था। वो इमरान के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी दोस्त मिशकाली का पता चला लिया है। पेरिस शहर के बाहर एक पहाड़ी के पास काफिरों का पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ एक खानकाह है। इस कब्र का मुर्दा मिशकाली को इस खानकाह की कब्र के नीचे ले गया है। इमरान ने कहा, मैं मिशकाली को वहाँ से अभी जाकर निकाल लाता हूँ। विक्टर कहने लगा, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिर मैं क्या करूँ? इमरान ने पूछा। विक्टर बोला, इसी काफिरों के कब्रिस्तान की एक बारादरी में पुराने जमाने की एक रोमन कनीज दफन है। तुम इस कनीज की कब्र पर जाकर 3 बार मेरा नाम लेना, वो कनीज तुम्हारी मदद करेगी। इमरान ने विक्टर से काफिरों के कब्रिस्तान का पता अच्छी तरह मालूम किया और रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से निकल आया। दरिया किनारे इसने एक टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से काफिरों के कब्रिस्तान चलने को कहा। काफिरों का कब्रिस्तान पेरिस शहर के जुनूब की तरफ 20 मील दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़या था। इमरान ने टैक्सी छोड़ दी। कब्रिस्तान में आके सबसे पहले इसने खानकाह तलाश की। विक्टर के कहने के मुताबिक इस खानकाह में एक कब्र बनी थी। इसी कब्र के नीचे मुर्दे ने मिशकाली को अगवा करके रखा था। अब यहाँ से इमरान बारादरी में आया। इस बारादरी में रोमन कनीज की कब्र थी। इमरान ने कब्र के पास खड़े होकर 3 बार विक्टर का नाम दोहराया तो कब्र के सिरहाने वाला चिराग अपने आप रोशन हो गया। फिर कब्र के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, तुमने एक ऐसे आदमी का नाम 3 मरतबा लिया है जिसके मुझ पर बड़े एहसानात हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इमरान बोला, ए रोमन कनीज, मिशकाली को फिर से जिंदा कर दे, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कनीज की आवाज आई, मैं जानती हूँ कि तुम इस काम के लिए मेरे पास आए हो। तुम मेरी कब्र का चिराग उठाकर इस काफिर की कब्र पर जाकर रख दो जिसके अंदर तुम्हारी दोस्त मिशकाली मुर्दे ने छुपा रखी है। इसके बाद तुम्हारी मिशकाली तुम्हें वापस मिल जाएगी। जब मिशकाली तुम्हें मिल जाए तो जितनी जल्दी हो सके इस कब्रिस्तान से निकल जाना। अगर ज्यादा देर ठहरे तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। इमरान ने रोमन कनीज का शुक्रिया अदा किया और इसकी कब्र के सिरहाने जलता हुआ चिराग उठाकर कब्रों पर से गुजरता खानकाह में आया। खानकाह की कब्र पर अंधेरा था। इमरान ने चिराग कब्र के सिरहाने रखा। जब भी इसने चिराग रखा, इसकी रोशनी कब्र पर पड़ी तो अंदर से एक डरावनी और खौफनाक चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही कब्र फट गई और किसी मुर्दे की हड्डियां कब्र से निकलकर फिजा में बिखर गई। फिर इमरान की नजर मिशकाली पर पड़ी। इसने वही नायलॉन की जैकेट, तंग पतलून और सर पर टोपी पहन रखी थी। कमर के साथ पिस्तौल लगा था। वो पत्थर के वध से जिंदा औरत बन गई थी। मिशकाली को जिंदा देखकर इमरान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मिशकाली ने भी आगे बढ़कर इमरान से हाथ मिलाया और कहा, इमरान, तुमने आखिर मुझे एक तिलिस्म से निजात दिलाई जिसके आगे मैं भी मजबूर थी। मैं सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, मगर हरकत नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी। इमरान बोला, खुदा का शुक्र है मिशकाली तुम फिर जिंदा हो गई, अब यहाँ से निकलो। रोमन कनीज ने कहा था, कब्रिस्तान में ज्यादा देर न ठहरना। मिशकाली और इमरान कब्रिस्तान से निकलकर सड़क पर आ गए। एक टैक्सी दूर से आई। इमरान ने इसे हाथ दिया, वो रुक गई। इमरान के मुंह से निकल गया, हमें ये शहर पहुंचा दो। टैक्सी ड्राइवर ने हैरानी से इमरान को देखा और कहा, हमें से तुम्हारी क्या मुराद है मिस्टर? तुम तो अकेले हो, तुम्हारे साथ तो दूसरा कोई नहीं। फिर तुमने हमें क्यों कहा? ये कहो कि मुझे शहर पहुंचा दो। अब इमरान को ख्याल आया कि मिशकाली को इसके सिवा कोई और नहीं देख सकता। मिशकाली हंस रही थी, कहने लगी, इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गए इमरान। मिशकाली की आवाज भी टैक्सी ड्राइवर नहीं सुन सकता था। वो इमरान से बोला, मिस्टर जल्दी से टैक्सी में बैठो, मैं कब्रिस्तान के पास ज्यादा देर नहीं रुक सकता। इमरान और मिशकाली टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गए और टैक्सी पेरिस शहर की तरफ रवाना हुई। इमरान मिशकाली को अपने होटल में ले आया। यहाँ मिशकाली ने इमरान को अपनी सारी हैरत अंगेज कहानी सुनाई कि किस तरह से भारत माता ने तिलिस्म के जरिए पत्थर बनाकर समंदर की गहराई में फेंक दिया। फिर किस तरह से वहाँ गोताखोर स्मगलर इसे निकालकर गोवा ले गए, जहाँ एक फ्रांसीसी जहाज के कप्तान के पास इसे बेच दिया गया, जो इसे पेरिस ले आया। और फिर इस पुराने आसिबी किले के कातिल इंसानों यानी बूढ़े हेनरी और चार्ल्स ने इसे खरीद कर किले की राहदारी में रख दिया। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया हूँ। मुंबई की एक लड़की कांता कुमारी ने मेरी मदद की। इमरान ने मिशकाली को कांता कुमारी का सारा वाकया सुनाया। मिशकाली ने पूछा, कहीं तुम्हें कांता से प्यार तो नहीं हो गया इमरान? इमरान ने सिर झटक कर कहा, मिशकाली, मैं एक अहम मिशन पर हूँ और जब इंसान के सामने कोई बड़ा मकसद हो तो वह इस किस्म की छोटी छोटी बातें भूल जाता है। अब हमें वापस मुंबई पहुँच के सबसे पहले रेहान को रावलपिंडी से बुलाना है, फिर चीफ जेडी के पाकिस्तान दुश्मन गिरोह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है।
इमरान ने मिशकारी को हिंदू इंडियन जासूस चीफ जेडी के बारे में एक एक बात बता दी कि वो किस तरह से हिंदू तकरीबकारों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान भेजता है, जहां जाकर वो बमों के धमाके करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश करते हैं। मिशकारी कहने लगी, फिक्र न करो, मैं तुम्हें मुंबई भी ले जाऊंगी और वहां जाकर रेहान को भी रावलपिंडी से बुला लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इन कातिलों से बदला लेना है जो बेगुनाह मासूम इंसानों को अपने किले में बहला फुसला कर लाते हैं, फिर इन्हें पत्थर के बुत बनाकर दुनिया के अजायब घरों में भेज देते हैं। इमरान ने कहा, हाँ मिशकारी, इन लोगों को जरूर खत्म कर देना चाहिए ताकि आइंदा किसी मासूम इंसान की जिंदगी से ना खेलें। मिशकारी बोली, ये बड़ा ही घिनौना काम है, ये दोनों फ्रांसीसी जो कर रहे हैं, सुबह होने दो, हम यहाँ से सीधे किले की तरफ जाएंगे। इमरान ने कहा, हमें वहाँ किस तरह और किस हालत में जाना चाहिए? मिशकारी कहने लगी, ये मैं तुम्हें समझा दूंगी, इस वक्त तुम सो जाओ, मैं कमरे के बाहर पहरा देती हूँ क्योंकि तुम्हारे कातिल तुम्हारी तलाश में है। मिशकारी होटल के कमरे के बाहर जाकर राहदारी की तरफ बैठ गई और इमरान सो गया। सुबह दिन चढ़े, इमरान सोकर उठा तो मिशकारी सामने सोफे पर अकेली चाय पी रही थी। इमरान को बेदार होते देखकर मुस्कुराई और बोली, उठो, काफी दिन चढ़ाया है, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, मगर चाय पीने से पहले बाथरूम में जाके दांत साफ करो, दांत साफ किए बगैर चाय पीने से सेहत खराब हो जाती है। इमरान मुस्कुराता हुआ बाथरूम में घुस गया। नाश्ता वगैरह करने के बाद जब इमरान और मिशकारी होटल से निकले तो दिन के 10 बज रहे थे। अब इमरान को ज्यादा फिक्र न थी क्योंकि मिशकारी इसके साथ थी। वो मिशकारी को लेकर किले की तरफ चल पड़ा। वो टैक्सी में बैठकर दरिया किनारे पहुंचे। यहाँ इमरान ने टैक्सी छोड़ दी। मिशकारी ने कहा, तुम ऐसा करना, किले के गेट की तरफ से आगे बढ़ना और ये जाहिर करना कि तुम विक्टर से मुलाकात करने आए हो। इसके बाद वही करना जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इमरान ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं वैसे ही करूंगा। मिशकारी कहने लगी, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमरान कब्रिस्तान वाली सड़क से गुजरकर पुराने किले के बड़े गेट की तरफ चलने लगा। गेट बंद था, मिशकारी इसके साथ चल रही थी। इमरान को मिशकारी ने इशारा किया। इमरान गेट पर चढ़ गया। फिर दूसरी तरफ झाड़ियों में इसने छलांग लगाई। यूं जाहिर किया जैसे वो चोरी छुपे इस किले में दाखिल होने की कोशिश कर रहा हो। वो झाड़ियों से निकलकर बूढ़े हेनरी और चार्ल्स के कमरे की तरफ बढ़ा। वो यहाँ पहले आ चुका था, इसलिए तमाम रास्ते से वाकिफ था। इसने जानबूझकर एक जगह पत्थर से फिसलकर हल्का सा शोर पैदा किया। कमरे में चार्ल्स को आवाज आई। उसने पूछा, कौन है? इमरान जानबूझकर एक तरफ छुप गया और बस इस तरह छुपा कि इसकी एक टांग झाड़ी से बाहर थी। टांग इसने इसीलिए बाहर रखी थी कि इसे देख लिया जाए। वो मिशकारी के बताए मंसूबे के तहत सब कुछ कर रहा था। इतने में दरवाजा खुला। फ्रांसीसी चार्ल्स बाहर निकल आया। इसकी नजर झाड़ी से बाहर निकली टांग पर पड़ी तो वहाँ छलांग लगाकर वो इमरान के पास आया। इससे लपक कर इमरान को दबोच लिया। अब इसने इमरान को पहचान लिया और खुशी से चिल्लाया, हेनरी, हेनरी, हमारा शिकार खुद हमारे जाल में आ गया है। ये वही लड़का प्रकाश है जिसकी हमें तलाश थी। कमरे में से बूढ़ा कातिल हेनरी बाहर आया। इसने भी इमरान को देखते ही पहचान लिया। खुश होकर बोला, चार्ल्स, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आदमी हमें मिल गया जो हमें फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता था। इमरान ने कहा, मैं तुम दोनों कातिलों को कानून के हवाले करूंगा। चार्ल्स ने इसी वक्त अपने मजबूत हाथों में इमरान को जकड़ लिया और इसे घसीटता कमरे के अंदर ले गया। मिशकारी साथ साथ चल रही थी मगर वो लोग इसे नहीं देख सकते थे। बूढ़े हेनरी ने दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगाया। चार्ल्स ने इमरान को सोफे पर जोर से धक्का दिया और फेंक दिया और हेनरी से कहने लगा, हेनरी, अब इसे बेहोश करने की जरूरत नहीं, इसे जिंदा हालत में हम पत्थर के बुत पे ढाल देंगे। हेनरी ने इसी वक्त मेज के दराज से रस्सी निकालकर इमरान के हाथ पांव बांध दिए। इमरान ने कोई मजामत ना की, वो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। हेनरी ने कहा, अब जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर सयाल मादा तैयार करूं ताकि इसको गर्म गर्म मादे में फेंक के इसका बुत बना दें। इमरान ने कहा, सयाल मादा मेरे अकेले के लिए ही नहीं, अपने लिए भी तैयार करना, क्योंकि तुम्हारे जुल्म का भी आखिरी दिन है। चार्ल्स ने कह कहा लगाया, ये लड़का बड़ा बहादुर है, मौत से बिल्कुल नहीं डरता। बूढ़े कातिल हेनरी ने कहा, जब इसे चोबचे पर लिटाकर इसके ऊपर गर्म सयाल मादा गिराया जाएगा तो सारी बहादुरी खत्म हो जाएगी। फिर ये चीखें मारेगा और इसकी चीखों की आवाज कोई सुन नहीं सकेगा। चार्ल्स दूसरे कमरे में चला गया। इमरान देख रहा था। मिशकारी भी इसके साथ कमरे से चली गई। शायद वो देखना चाहती थी कि ये कातिल सयाल मादा जो प्लास्टिक को पिघलाकर बनाया जाता था कैसे तैयार करते हैं। हेनरी ने पिस्तौल निकाल के हाथ में लिया। वो इमरान की तरफ घूर के देख रहा था। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। इमरान दिल में सोच रहा था कि अगर मिशकारी से जरा भी गलती हुई या देर हो गई तो फिर इसकी खैर नहीं, वो हमेशा के लिए मुर्दा पत्थर का मुजस्समा बन जाएगा। थोड़ी देर के बाद दूसरे कमरे से चार्ल्स की आवाज आई, हेनरी, शिकार को ले आओ, हर चीज तैयार है। बूढ़े हेनरी ने इमरान के पांव की रस्सी खोली और पिस्तौल इसकी गर्दन के साथ लगाकर बोला, खामोशी से दूसरे कमरे में चलो, मौत तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है। इमरान खामोशी से आगे आगे चलता दूसरे कमरे में आया। यहाँ इसने देखा कि गैस के चूल्हे पर टीन की बड़ी बाल्टी में प्लास्टिक वाला सयाल मादा उबल रहा है। इसमें से भाप निकल रही है। मिशकारी वहाँ मौजूद थी। चार्ल्स चौबचे को साफ कर रहा था। हेनरी ने इमरान को स्ट्रेचर पर बिठा दिया। चूंकि वो बेहोश नहीं था इसलिए इसे लिटाने की जरूरत नहीं थी। चार्ल्स ने मुस्कुराकर कहा, हेनरी, आज तक हम बेहोश लड़के और लड़कियों को खौलते प्लास्टिक में डालकर पत्थर के बुत बनाते थे। ये पहला मौका है कि हम एक जिंदा लड़की को प्लास्टिक में डाल रहे हैं।
हेनरी बोला, अगर इस मुजस्मे की कीमत ज्यादा मिली तो आगे से हम जिंदा लड़के लड़कियों को उबलते हुए प्लास्टिक में डाल दिया करेंगे। मिशकाली ने इमरान से कहा, इमरान घबराना नहीं, दोनों की मौत करीब है। इमरान के मुंह से निकल गया, देखना मिशकाली, कहीं मैं मारा ना जाऊं। चार्ल्स ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और बोला, ये किससे बातें कर रहा है हेनरी? ये मिशकाली कौन है जिसका नाम इसने लिया? हेनरी बोला, जब मौत करीब होती है तो इंसान को बहुत सी शक्लें नजर आती हैं। इस बेचारे को भी किसी मुर्दा औरत का चेहरा नजर आया होगा और वो उससे बातें कर रहा होगा। इमरान खामोश बैठा रहा और किसी कदर खौफजदा नजरों से टीन की बड़ी बाल्टी में उबलते प्लास्टिक और सयाल मादे की भाप को देखता रहा। मिशकाली अब चौबचे के करीब थी। इस खाली चौबचे में गर्म सयाल मादा डालकर इमरान को इसमें फेंक दिया जाता। हेनरी कहने लगा, चार्ल्स, जब इस लड़के को जिंदा हालत में गरम गरम प्लास्टिक में डालेंगे तो ये बहुत उछलेगा, तड़पेगा, यूं इसका एक बड़ा नेचुरल पोज बन जाएगा। चार्ल्स ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसका मुजस्मा ऐसे लगेगा जैसे ये दौड़ रहा हो, तड़प रहा हो। ये तासुर पहले किसी मुजस्मे पर कभी किसी ने ना देखा होगा। इस मुजस्मे की कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। हेनरी ने कहा, अब खौलता हुआ प्लास्टिक इस चौबचे में उलट देना चाहिए। चार्ल्स और हेनरी दोनों मिलकर बड़ी एहतियात से गैस के चूल्हे से उबलते हुए प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी उठा लाए। इसे एक नाली में उलट दिया। खौलता हुआ गर्म भाप उड़ाता सयाल प्लास्टिक नाली से होकर चौबचे में गिरने लगा। चौबचे में से बहुत सी भाप निकलने लगी। इस मंजर को देखकर इमरान के जिस्म में दहशत की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि ये किस कदर जालिम लोग हैं। जब किसी बेगुनाह को इस खौलते उबलते मादे में डालते होंगे तो वो इसी वक्त मर जाता होगा। ये लोग जिंदा लोगों को इसमें डालने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इन्हें ये घिनौना मौका अब कभी नहीं मिलेगा। इसने बेख्तियार मिशकाली की तरफ देखकर कहा, अब क्या सोच रही हो मिशकाली? कहीं ये लोग सचमुच इसमें डालकर मेरा पकौड़ा न बना दें। हेनरी और चार्ल्स ने इमरान की तरफ देखा। चार्ल्स बोला, शायद ये उर्दू हिंदी जबान में बात कर रहा है। मैं ये जबान जानता हूँ। हेनरी ने कहा, मैं भी ये जबान समझता हूँ, जब ही तो मैंने तुमसे पूछा था कि किससे बातें कर रहा है। चार्ल्स ने हंसकर कहा, मरने से पहले आदमी को अपने दोस्तों की शक्लें नजर आती हैं, इसे भी अपने मरे हुए रिश्तेदारों की शक्लें दिखाई दे रही हैं। ये इनको मदद के लिए पुकार रहा है, मगर कभी मुर्दा लोग किसी की मदद करते हैं भला? इमरान ने कहा, मिशकाली, अब तुम क्या सोच रही हो? मिशकाली ने जवाब में कहा, इमरान, अब तुम नहीं बोलोगे, बस तुम खामोश रहो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। इमरान खामोश हो गया। खौलता हुआ प्लास्टिक अब चुपचे में भर गया, इससे भाप निकल रही थी। हेनरी ने चार्ल्स से कहा, लो अब इस लड़के को लाओ, इसकी मौत का वक्त आ गया, अब इसे उबलते हुए प्लास्टिक में फेंकना है। चार्ल्स ने इमरान को बाजू से पकड़कर स्ट्रेचर से नीचे उतार दिया और कहने लगा, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी की आखिरी दुआ मांग लो, क्योंकि तुम अगली दुनिया की तरफ जा रहे हो। अब मिशकाली के एक्शन का वक्त था। वो चार्ल्स की तरफ बढ़ी। मिशकाली ने कमरे के दरवाजे की कुंडी पहले ही चुपके से लगा दी थी ताकि ये दोनों बाहर न भाग सके। बूढ़ा हेनरी चौकची से जरा हटकर खड़ा था। चार्ल्स इमरान को घसीटता चौकची की तरफ ले जा रहा था। इमरान की नजरें मिशकाली पर थी। इसने चिल्लाकर कहा, मिशकाली, हमला करो, क्या देखती हो? चार्ल्स और हेनरी हंसने लगे। हेनरी ने कहा, ये मरने वालों की रूहों को अभी तक बुला रहा है। मिशकाली ने आगे बढ़कर चार्ल्स के कंधे पर पूरे जोर से पिस्तौल का आहनी दस्ता मारा। चार्ल्स ने बौखला कर पीछे देखा कि ये कौन है, मगर इसे पीछे कोई नजर न आया। मिशकाली ने दूसरा वार चार्ल्स के सर पर किया। चार्ल्स चकरा के नीचे गिर पड़ा। हेनरी ये तमाशा देख रहा था। उसने जब ये सब देखा तो घबरा कर बोला, क्या हुआ चार्ल्स? वो ये समझा कि इमरान ने चार्ल्स पर हमला कर दिया। वो इमरान को पकड़ने के लिए दौड़ा तो मिशकाली ने आगे बढ़कर अपनी टांग आगे फंसा दी। हेनरी कलवाजी खाकर मुंह के बल गिरा। इमरान के हाथ अभी तक पीछे बंधे थे। चार्ल्स अब जमीन से उठा और घबरा कर बोला, हेनरी, लगता है मरने वाले की कोई रूह इस बदबख्त की मदद को आ गई है, इसको चौबचे में धक्का दे दो। मिशकाली ने चार्ल्स की गर्दन को पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि वो लड़खड़ा कर आगे को गिरा। हेनरी इमरान से लिपट गया और इसे चौबचे की तरफ घसीटने लगा। इमरान के हाथ बंधे थे, वो मुकाबला नहीं कर सकता था। इसने चिल्लाकर कहा, मिशकाली, इस कमीने को पहले गिराओ इस आग में। मिशकाली ने चार्ल्स को छोड़कर हेनरी को गर्दन से दबोच लिया और इसे इतनी जोर से आगे धकेला कि वो दो कलाबाजियां खाने के बाद उबलते हुए लावे में गिर पड़ा। गिरते ही इसकी दिल दहला देने वाली चीखें बुलंद हुई। चार्ल्स ने अपने साथी को चौबचे के गर्म प्लास्टिक में गिरते देखा तो इसका रंग जर्द पड़ गया। वो समझ गया कोई ताकतवर रूह वहां आ गई है। वो बेतहाशा उठकर दरवाजे की तरफ भागा, मगर मिशकाली इसे कब छोड़ने वाली थी। इमरान ने कहा, मिशकाली ये सबसे बड़ा कातिल है, इसने न जाने कितने मासूम लोगों को कत्ल किया, इसे न छोड़ना। मिशकाली इसे कैसे छोड़ती? इसने दरवाजे के पास पहुंचते हुए कातिल चार्ल्स को पीछे से दबोचकर नीचे गिरा दिया, फिर इसके सर पर जोर से ठुड्डा मारा। चार्ल्स की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वो चकरा कर गिरा। मिशकाली ने इसे दबोचकर चौबचे के उबलते प्लास्टिक में धक्का दिया, जहां हेनरी पहले ही पत्थर का मुजस्समा बनकर उबलते गर्म गर्म प्लास्टिक में पड़ा था। चार्ल्स की एक चीख चौबचे में गिरने से पहले बुलंद हुई। दूसरी चीख इस वक्त बुलंद हुई जब वो उबलते प्लास्टिक में गिरा। इसके बाद इसकी कोई चीख न सुनाई दी। उबलते हुए प्लास्टिक ने चार्ल्स के नाक और मुंह और आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो पत्थर बनकर चौबचे में डूब चुका था। इमरान ने सुख का सांस लेकर मिशकाली से कहा, खुदा के लिए मिशकाली, मेरे बाजू तो खोल दो। मिशकाली ने मुस्कुराकर इमरान की तरफ देखा। वो आगे बढ़ी।
तुम तो यूं ही घबराते हो, भला मैं तुम्हें अकेला इन लोगों के रहम करम पर छोड़ सकती थी। जालिम अपने अंजाम को पहुंच गए, इनको इनके किए गुनाहों की सजा मिल गई। मिशकाली ने इमरान के बाजू खोले और फिर बोली, चलो अब इस नेक दिल विक्टर से मिलते हैं, जिसने हमारे साथ नेकी की, जिसकी मदद से मैं मुर्दे की कैद से आज़ाद हुई। उन्होंने किले में विक्टर को तलाश करना शुरू किया। इमरान मिशकाली को विक्टर की कोठरी में भी ले गया, मगर विक्टर वहाँ नहीं था। आखिर वो किले के पीछे कब्रिस्तान में आए। रात दम तोड़ रही थी, थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। इमरान कहने लगा, मालूम होता है विक्टर को इन लोगों ने कहीं भेज दिया है। एकदम से पीछे विक्टर की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ दोस्त। मिशकाली और इमरान ने पीछे मुड़कर देखा, विक्टर एक कब्र के पास बैठा था। इमरान ने जाते ही इसका हाथ थामा और कहा, विक्टर, हम किस ज़बान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? तुमने हमारी मदद की। अगर तुम हमारी मदद न करते तो आज न मैं जिंदा होता न मिशकाली आज़ाद होती। विक्टर ने पूछा, मिशकाली कहाँ है कि तुमने इसे मुर्दे की कैद से आज़ाद करवा लिया? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, विक्टर, मिशकाली तुम्हारे सामने खड़ी है। मिशकाली ने कहा, विक्टर भाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मुर्दे की कैद से सिर्फ तुम्हारी वजह से आज़ाद हुई। विक्टर अपनी इकलौती आंख को इधर उधर घुमाकर ताज्जुब से बोला, मगर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? तब मिशकाली ने विक्टर को बताया कि इसे सिवाय इमरान के इस दौर में कोई नहीं देख सकता। मैं हैरान हूँ कि तुमने मेरी आवाज़ कैसे सुन ली विक्टर। मैंने तो बेइख्तियार तुम्हें ये कह दिया था। विक्टर मुस्कुराकर कहने लगा, मैं दुनिया की हर आवाज़ सुन लेता हूँ मिशकाली, और मैंने चार्ल्स और हेनरी की चीखें भी सुन ली, जिनको तुमने पत्थर के मुजस्मे बनाकर लोगों को इनके जुल्म और सितम से हमेशा के लिए निजात दिलाई। ये नेक काम कुदरत ने तुम्हारे हाथों करवाना था। इमरान ने कहा, विक्टर, अब इस किले में कभी किसी बेगुनाह की मौत नहीं होगी। तुम आज़ादी से यहाँ रहोगे। ये किला अब तुम्हारा है। विक्टर कहने लगा, नहीं इमरान, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ये किला एक घिनौने गुनाह की यादगार है, इसको हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। मिशकाली ने कहा, ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम अकेले इतने बड़े किले को कैसे खत्म करोगे? विक्टर बोला, ये मैं जानता हूँ कि इसे कैसे खत्म करना है। इमरान और मिशकाली ने विक्टर से बारी बारी हाथ में लाया। इस इजाज़त लेकर वापस होटल की तरफ चल पड़ी। जब वो कब्रिस्तान से निकलकर दरिया वाली सड़क से होते दरिया के पुराने पुल पर आए तो इन्हें अपने पीछे एक जबरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर पीछे देखा। धमाके किले में हुए थे। इनके देखते ही देखते किले में आग के शोले बुलंद होने लगे। एक के बाद एक 4 धमाके हुए, जैसे किले में रखे हुए गोला बारूद को किसी ने आग लगा दी हो। थोड़ी देर के बाद सारे किले को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और किले के दर दीवार धड़ धड़ जलने लगे। इमरान ने कहा, विक्टर ने इस किले को वाकई तबाह कर दिया। मिशकाली कहने लगी, इस मनहूस किले का अंजाम यही होना चाहिए था। ये जुल्म और दरिंदगी की निशानी थी। इसका मिट जाना बेहतर था। और वो दोनों दरिया का पुराना पुल पार कर दूसरे किनारे वाली सड़क पर आए। सुबह होने वाली थी। फीका फीका उजाला फैलने लगा। आगे जाकर इन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई। वो वापस होटल आए। यहाँ आकर उन्होंने नाश्ता किया। अब इमरान को बाहर निकलने में कोई खतरा न था। इसके दोनों दुश्मन मौत की आगोश में जा चुके थे। मिशकाली ने कहा, इमरान, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अब मैं मुंबई वापस जाकर पाकिस्तान के दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्यों नहीं? मिशकाली ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ तुम होगे मैं भी वहाँ होंगी। इमरान ने कहा, मैं पहली परवाज़ से अपनी सीट बुक करा लेता हूँ। मिशकाली खामोशी से कॉफ़ी पीती रही। इमरान नीचे खून करने चला गया। संदूक लाशों से भरे थे। इमरान को दूसरे दिन शाम की फ्लाइट में सीट मिल गई। चुनांचे अगले रोज मिशकाली और वो दोनों एयर इंडिया के एक जंबो जेट तैयारे में सवार होकर मुंबई की तरफ रवाना हुए। मिशकाली को टिकट लेने की जरूरत न थी, क्योंकि वो तो किसी को नजर ही न आती थी। रात के पिछले पहर वो इंडिया के खूबसूरत शहर मुंबई के हवाई अड्डे पर उतर गए। मिशकाली ने कहा, अब हम ताज होटल में ठहरेंगे। इमरान ने कहा, वो तो बड़ा महंगा होटल है मिशकाली। मिशकाली ने कहा, हिंदुस्तान में हुकूमत के पास जितनी दौलत है वो सब हमारी है, और हम इस दौलत को पाकिस्तान दुश्मन तकरीबकारों के गिरोह को खत्म करने के काम में इस्तेमाल करेंगे। इमरान बोला, ये तो ठीक है, मगर ताजमहल होटल शहर के बारोनक इलाके में है और हम जासूस हैं। हम किसी ऐसे इलाके में कमरा ले लेते हैं जहाँ बहुत कम लोग हों। तुम्हें तो खैर कोई नहीं देख सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी लोग बहुत कम देखें। मिशकाली कहने लगी, ठीक है, कोई ऐसा होटल तलाश कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त तो किसी होटल में जाकर मुंह हाथ धोना चाहिए, बाजार से कुछ चीजें खरीदनी चाहिए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। इमरान ने कहा, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बाकी बचे हैं। मिशकाली बोली, 1000 से क्या होगा? कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी किसी होटल में तो चलो, वहाँ चाय वगैरह पीकर सोचेंगे। हवाई अड्डे के सामने ही एक होटल में इमरान ने आर्जी तौर पर एक कमरा किराए पर लिया। इसने इसका किराया 500 रुपए भी अदा कर दिया। यहाँ दोनों ने गौसल किया, कपड़े बदले, नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ता करते हुए इमरान ने रिसाला खोलकर इसमें से मुंबई शहर के आलीशान बड़े बड़े होटलों के नाम देखे। अचानक इसकी निगाह एक छोटे से इश्तहार पर पड़ी। इसमें लिखा था कि मुंबई से 10 मील दूर समंदर किनारे किराए के लिए खूबसूरत छोटा सा बंगला खाली है, इस फोन पर राब्ता करें। इमरान ने वो इश्तहार मिशकाली को दिखा दिया। मिशकाली कहने लगी, ये जगह अगर किसी अलग थलग मुकाम पर है तो हमारे लिए होटल से ज्यादा अच्छी है। यहाँ रहकर हम अपनी सरगर्मियाँ आज़ादी से कर सकते हैं। इमरान बोला, सबसे पहले तो हमें भारतीय जासूस चीफ जेडी की खबर लेनी है। वो यहाँ से इंडियन तकरीबकारों को तैयार कर पाकिस्तान भेजता है। मिशकाली ने कॉफी का घूंट भरकर कहा,
اس سے بھی نمٹ لیں گے، عمران نے کہا۔ مشکالی، ہمیں بھارت ماتا اور پجاری گنجال سے خبردار رہنا ہے۔ ممبئی شہر میں بلکہ پورے انڈیا میں ان سے زیادہ ہمارا کوئی اور دشمن ایسا نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہو۔ مشکالی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، بھارت ماتا نے مجھے اپنے طلسم میں قید کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے آگے بھی کوئی مشکل پڑ سکتی ہے، مگر اس بار میں سب سے پہلے اس کا بندوبست کروں گی۔ میں نے وہ مندر دیکھا ہے جہاں بھارت ماتا کے بت دیوار میں لگا ہے اور اس کا پجاری گنجال رہتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے سب سے خطرناک دشمن ہیں۔ عمران بولا، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے رہنے کے لیے کوئی الگ تھلگ جگہ چاہیے، اور میرا خیال ہے سمندر کنارے والا یہ بنگلہ ٹھیک رہے گا۔ مشکالی نے کہا، پہلے اس بنگلے کے کرائے کے لیے کہیں سے دولت تو پیدا کر لیں۔ تم اس بنگلے کے مالک کو فون کر کے اس سے ٹائم لو، میں اپنی دولت کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ عمران فون پر بنگلے کے مالک سے رابطہ قائم کرنے لگا اور مشکالی دولت پیدا کرنے ہوٹل سے باہر چلی آئی۔ اس نے عمران کو تاکید کی کہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ مشکالی ہوٹل سے نکل کر ممبئی کے فیشنیبل علاقے میں آئی۔ دن کافی نکل آیا تھا۔ شہر کی دکانیں اور مارکیٹیں، شاپنگ پلازا، بینک وغیرہ کھل چکے تھے۔ مشکالی کو کسی بینک کی تلاش تھی۔ ایک جگہ اس نے انڈیا بینک کا بورڈ لگا دیکھا تو اندر چلی گئی۔ بینک میں کافی روپیہ ہوتا ہے، مشکالی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ بے روک ٹوک خزانچی کے پاس پہنچی۔ خزانچی کے صندوق میں نوٹ ہی نوٹ بھرے تھے۔ ان میں سے 1000 کے نوٹ بھی تھے اور 100 کے نوٹوں کی گڈیاں۔ مشکالی نے 1000 کے نوٹوں کی 10-12 گڈیاں اٹھا لی اور جس طرف سے آئی تھی اسی طرف سے ہوتی بینک کی عمارت سے باہر آئی۔ وہاں سے وہ سیدھی عمران کے پاس ہوٹل آئی۔ عمران کسی کو فون کر رہا تھا۔ اس نے مشکالی کو آتے دیکھا تو فون بند کر دیا۔ مشکالی نے جیبوں سے 1000 کے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دی۔ عمران بولا، یہ تو بہت روپے ہیں، 10-12 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوں گے۔ مشکالی صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے بولی، فی الحال اس سے کام چلاتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو پھر جا کر لے آئیں گے۔ بھارت کے سارے بینک میرے اپنے بینک ہیں۔ ہاں، تم نے سمندر کنارے والے بنگلے کی بات پکی کر لی یا نہیں؟ عمران نے نوٹوں کو ایک تھیلے میں ڈال کر الماری کے اندر رکھ کر تالا لگا دیا۔ بولا، بات پکی ہو گئی ہے مگر زبانی۔ ابھی چل کر اسے 2 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بنگلہ ہمیں پسند آ جائے گا۔ اس بنگلے کی مالک کوئی عورت ہے، کہتی ہے کہ اس سے خوبصورت بنگلہ پورے علاقے میں نہیں۔ مشکالی نے کہا، تو پھر چلو وہ چل کے دیکھ لیتے ہیں، روپے تو ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ بنگلے کا ایڈریس عمران کو معلوم تھا۔ انہوں نے ٹیکسی لی۔ ممبئی شہر سے 20 میل دور سمندر کنارے بنگلے پر وہ پہنچ گئے۔ بنگلہ واقعی سب سے الگ تھلگ ناریل اور کیلے کے درختوں سے گھرا تھا، بالکل اکیلا تھا، ارد گرد کوئی آبادی نہ تھی۔ مشکالی نے کہا، یہ بنگلہ اس لیے اچھا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی بنگلہ یا کوٹھی نہیں، چلو چل کے اس عورت سے بات کرتے ہیں۔ عمران نے بنگلے کے گیٹ پر لگا بٹن دبایا۔ اندر سے گھنٹی کی آواز آئی جو ایک نوجوان عورت کی تھی۔ اس عورت نے انگریزی لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال شانوں پر کٹ کے گرے ہوئے تھے۔ مسکراتی ہوئی وہ گیٹ پر آئی اور عمران کو دیکھ کر بولی، کیا تم ہی پرکاش ہو؟ عمران نے فون پر عورت کو اپنا یہی نام بتایا تھا۔ عمران نے کہا، جی ہاں، میرا نام پرکاش ہے۔ عمران نے نیلے رنگ کا خوبصورت سمر سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا بریف کیس تھا جس میں 50,000 روپے کے نوٹ تھے۔ عمران نے مسکرا کر کہا، بس میڈم، میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا۔ میں ایک رائٹر ہوں اور شہر سے دور کسی تنہا جگہ پر بیٹھ کر ایک ناول لکھنا چاہتا ہوں۔ جوان فیشنیبل عورت نے ہنس کر کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ناول لکھنے کے لیے آپ کو اس سے بہتر جگہ سوائے ممبئی شہر میں نہیں ملے گی۔ اندر تشریف لائیے۔ میرا نام شیلا ہے، میں اس بنگلے کی مالک ہوں۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں، میں ہی اس کی اکیلی وارث ہوں۔ وہ عمران کو ڈرائنگ روم میں لے گئی جو بڑی ہی خوبصورتی سے سجا تھا۔ مشکالی بھی عمران کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ شیلا نے عمران کو بنگلہ دکھایا۔ بنگلے میں 3 کمرے تھے۔ اوپر والی منزل میں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی کھڑکیاں سمندر کی طرف کھلتی تھیں۔ سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عمران کہنے لگا، ہمیں بنگلہ پسند ہے۔ شیلا نے چونک کر کہا، ہمیں سے مطلب کہ کیا آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ رہے گی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا عمران اور مشکالی کو یہ بنگلہ ملا؟ کیا وہ جے ڈی اور اس کے گروہ کو ختم کر پائی یا نہیں؟ جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 2۔